वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, डिफाइन द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, और ये ट्रांसलेटर्स हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इन द सेकेंड लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर। तो देखिए, इस टॉपिक से अगर हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो यूजुअली इससे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, चाहे वो डिफरेंस की फॉर्म में हो या डेफिनेशन की फॉर्म में पूछे जाते हो। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए, ये आपके फंडामेंटल्स है। जैसा आपने लैंग्वेजेस की बात करी थी हमने प्रीवियस टॉपिक में, या हम ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, मशीन को समझाने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए, ये सारे के सारे सिस्टम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स ही हैं, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है उसका काम होता है ट्रांसलेट करना, किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लेकिन उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज क्या है, क्यों हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। बच्चों को यहीं पे डाउट रहती है। तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट अभी हमने देखा था कि भाई आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज को थोड़ा समझ लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, ये लैंग्वेज इंग्लिश की है। क्योंकि बच्चों को ना जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टोकन क्या होता है, वैसे तो जब हम सी इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? सपोज करो आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है, यू आर हैविंग ए इंग्लिश लैंग्वेज, एंड से अनदर वन इज द कंप्यूटर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज आपके पास क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। अब आप देखोगे कि क्या क्या चीजें इन लैंग्वेजेस में यूज होती हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स यूज करते हो। अल्फाबेट्स होगी A to Z। डिजिट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे समवन इज बोर्न इन 1990, तो वो क्या हो जाएगा, उसके डिजिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और स्पेशल सिंबल्स हैं जिसमें आप क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, स्पेशल सिंबल्स, इन सब का आप यूटिलाइजेशन करते हैं। ये सारे अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? दे आर आल्सो यूज्ड इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में भी एज इट इज यूज होते हैं। यही सारी चीजें आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स की। ये सब इसमें भी यूज होते हैं में कंप्यूटर लैंग्वेज। एज इट इज कॉपी आप कर लेंगे कि भाई ये सारे के सारे यहाँ पे भी यूज होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखा कि इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है? इन सबके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं वर्ड। क्या फॉर्म होते हैं जी? वर्ड। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये फॉर्म होते हैं, वी कॉल देम टोकन। क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम टोकन। और टोकन में भी एक कीवर्ड, यहाँ पे वर्ड यूज होता है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज ए कीवर्ड और वी कैन कॉल इट एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल्स और एरेज और स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जैसे आपका नाम नोमेनक्लेचर होती है, वैसे इसकी होती है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या फॉर्म होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सेंटेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ टोकन से क्या फॉर्म होगा? द इंस्ट्रक्शंस विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे उसको सेंटेंस बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज एन इंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन। अगर आपसे कोई कहता है जी व्हाट इज द टोकन, तो टोकन को आप क्या बताएंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स। आपसे कहता है जी व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, तो आप क्या कहेंगे? इट इज द ग्रुप ऑफ टोकन्स। वैसे सेम जैसे वर्ड होता है, वर्ड को आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। और सेंटेंस को आप क्या बोलेंगे? इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिमिलरली आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से आप फॉर्म करते हैं पैराग्राफ। अगर हम इंग्लिश कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से फॉर्म होता है प्रोग्राम।
यहाँ पे उसकी टर्मिनोलॉजी क्या हो जाती है, प्रोग्राम। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको हम, पैराग्राफ। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पैराग्राफ से आप फॉर्म करते हैं ऐसे, यू परफॉर्म ऐसे राइटिंग। जबकि कंप्यूटर लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर। तो देखिए डिफरेंट टर्म्स हैं, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर से इसका इतना कनेक्शन नहीं है, लेकिन लैंग्वेज कैसे फॉर्म होती है उसमें डिफरेंट टर्म्स जो यूज होती हैं, मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव इनका था, टोकन का, इंस्ट्रक्शन का, प्रोग्राम का एंड सॉफ्टवेयर का। दीज आर द की टर्म्स। अगर आपसे कोई पूछता है जी व्हाट इज सॉफ्टवेयर, यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। आपसे कोई कहता है व्हाट इज प्रोग्राम, आप कह सकते हो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ए सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी ए प्रोग्राम। इट डिपेंड्स कि एक इंस्ट्रक्शन से क्या प्रोग्राम बन सकता है, इट डिपेंड्स। फिर सिमिलरली आपसे कहता है कोई इंस्ट्रक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन इज ए ग्रुप ऑफ टोकन्स, जिसमें टोकन कैन बी ए कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर और ए कांस्टेंट और ए लिटरल, वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, कीवर्ड में। फिर सिमिलरली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज टोकन, तो टोकन को क्या बताएंगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैंने एरो मार्क कर रखा है, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, जैसे अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। डिजिट्स क्या होते हैं 0 to 9 और स्पेशल सिंबल्स, और इन सबके कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म होता है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। लेकिन ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनको हम समझ सकते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझ सकती। ये जितनी भी टर्म्स हमने स्टडी करी है, तो मशीन को समझाने के लिए वी नीड द ट्रांसलेटर। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर मेरे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मेरे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, तो मैं अगर ट्रांसलेटर की बात करूं जी, मेरे पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो बेसिकली ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या वर्क करेगा, ये इस प्रोग्राम को जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसको जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, जो हम इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और वो इनपुट क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ये इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो जो इसकी आउटपुट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड, ये टारगेट लैंग्वेज और यू कैन से मशीन लैंग्वेज। क्या होगी ये, या तो आप इसको बोलेंगे मशीन लैंग्वेज और यू कैन कॉल इट एज ए टारगेट लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, टारगेट लैंग्वेज। तो टारगेट लैंग्वेज में भी सब इंटरमीडिएट कोड। तो इस तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक मशीन लैंग्वेज और एक टारगेट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो ये बात हुई थी हमारी किसकी, ट्रांसलेटर की। अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम टर्बो सी कंपाइलर की बात करते हैं तो वो किस तरह से चीजों का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और कहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रॉडली अगर मैं ट्रांसलेटर की बात करूं तो आपने देखा ही था कि हमने कंपाइलर की बात करी, हमने इंटरप्रेटर की बात करी और हमने असेंबलर की बात करी। तो इसमें यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिए, मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखिए कंपाइलर कैसे वर्क परफॉर्म करता है। कंपाइलर, जो भी आप सी में एक प्रोग्राम लिखते हो उसमें 6 फेजेस है कंपाइलर की। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होंगे या एमसीए के होंगे, वो कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट स्टडी करेंगे जिसमें 6 डिफरेंट फेजेस होती हैं कंपाइलर की। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। तो यहाँ पे उसका कोई कोरिलेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ आप फ्यूचर में स्टडी करोगे इससे रिलेटेड। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और फाइनल कोड जनरेशन। तो वो जो 6 फेजेस आप डिफरेंट स्टडी करते हो कंपाइलर की, तो कैसे करता है बेसिकली वो, जो भी आपके पास सोर्स प्रोग्राम, जिस हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी प्रोग्राम आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। वो उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है। रीड करने के बाद जो भी उसके एरर होते हैं वो एक साथ डिस्प्ले कर देता है, और अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो डायरेक्टली प्रोग्राम आपका किसके लिए चला जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए। इंटरप्रेटर, अब आइए इंटरप्रेटर कैसे करता है। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है प्रोग्राम को। अगर उसको किसी लाइन में एरर मिल गई तो वो नेक्स्ट वाली लाइन को रीड नहीं करेगा जब तक आप करंट लाइन के एरर को रिमूव नहीं कर देंगे, और फाइनली वो उसको क्या कर देगा, बेसिकली इंटरप्रेट कर देगा। देखिए इंटरप्रेटर और ये ट्रांसलेटर, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इंटरप्रेटर एग्जैक्टली आपको ये बताता है कि जैसे आपने प्रिंटफ यूज किया और प्रिंटफ की डेफिनेशन कहां पे होगी, उसकी हेडर फाइल में होगी। तो हेडर फाइल से इंटरप्रेट करके बताएगा कि इस प्रिंटफ का कोड क्या है, ये सारा कोड इस इंटरप्रेटर का है। बाकी का काम किसका होता है, कंपाइलर का। तो देखिए ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है मिक्सिंग में यूज होते हैं। यूजुअली आप, मतलब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई, मतलब ये कंफ्यूजन भी रहती है कि भाई इसको हम ट्रांसलेटर बोले इंटरप्रेटर को या ना बोले। तो एग्जैक्टली इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, वो ट्रांसलेट नहीं करता है। ट्रांसलेटर का काम कंपाइलर का ही है।
सिमिलरली फिर आता है असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर का। तो असेंबलर तो ट्रांसलेट करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। कैसे करता है आइए इस चीज को हम समझ लेते हैं, इसके प्रोसेस को। फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जो हमारा असेंबलर है, उन टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सी प्रोग्राम वर्क्स, कि किस तरह से ये जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, चाहे वो कंपाइलर है, चाहे इंटरप्रेटर है, या असेंबलर है, या हम लिंकर और लोडर की बात करें, उन टर्म्स का कहां कहां पे यूटिलाइजेशन होता है। आइए देखते हैं स्टार्ट। तो आइए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सपोज करो मेरे पास एक सोर्स कोड है, आई एम हैविंग ए सोर्स प्रोग्राम। क्या है मेरे पास, एक सोर्स प्रोग्राम है, और सोर्स प्रोग्राम जो हम सी में लिखते हैं उसको हमने सेव कर दिया से डॉट सी से। इससे सेव कर दिया डॉट सी से, और इसके कुछ सब प्रोग्राम्स हैं, ये उसके सब पार्ट्स हैं। सपोज करो मेरे पास उसका सब पार्ट 1 है, उसी का सब पार्ट 2 है, एंड से आई एम हैविंग इट सब पार्ट एन। किसके, इस डॉट सोर्स प्रोग्राम के। अब क्या होगा, ये जो सोर्स प्रोग्राम है इससे क्या जनरेट होंगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे, और वो इंटरमीडिएट कोड कौन जनरेट करेगा, दैट विल बी जनरेटेड बाय द कंपाइलर। अब यहाँ पे शुरू होगा वर्क किसका, कंपाइलर का, और वो इन सब प्रोग्राम्स वाले कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटरमीडिएट कोड में। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, इंटरमीडिएट कोड की। इंटरमीडिएट कोड, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज आईसी, इंटरमीडिएट कोड। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट कोड। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्जन है इस सोर्स प्रोग्राम का, जो सब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये जो वर्क परफॉर्म किया इस वाली स्टेज पे, इस स्टेज पे कंपाइलर ने वर्क परफॉर्म किया। किसने परफॉर्म किया, कंपाइलर ने। कंपाइलर ने वर्क परफॉर्म किया और इनको इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड है बेसिकली इट इज एन असेंबली कोड। ये क्या कोड होगा, इट विल बी एन असेंबली लैंग्वेज कोड। दिस इज एन असेंबली कोड। अब जब ये असेंबली कोड है तो इस असेंबली कोड को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो असेंबलर इस इंटरमीडिएट कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। किसको में कन्वर्ट करेगा, इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे आपने यहाँ पे देखा कि इस असेंबली कोड को कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, और किसने किया, इट इज कन्वर्टेड बाय द असेंबलर। आप यहाँ पे देखेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो इसमें आपने देखा कि सपोज करो ये सब प्रॉब्लम 1 का ऑब्जेक्ट फाइल है, ये सब प्रॉब्लम 2 का ऑब्जेक्ट फाइल है, सिमिलरली ये सब प्रॉब्लम 3 की ऑब्जेक्ट फाइल है, या से n, हमने n ले रखा, ये इसकी ऑब्जेक्ट फाइल। इसने ऑब्जेक्ट फाइल बना दी। लेकिन यहाँ पे किसने वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया असेंबलर ने। यहाँ पे असेंबलर ने वर्क किया और इस असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर दिया इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। ये चीज समझ में आ गई कि मेरे पास एक डॉट सी का प्रोग्राम था, उसको कंपाइलर ने इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट किया, असेंबलर ने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज क्लियर है। लेकिन ये सारी चीजें कॉम्बो में यूज होती हैं, जब आप कंपाइल करते हो तो ये सारी चीजें एक ही साथ वर्क करती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है बेसिकली जो हमारा मशीन है या सिस्टम है वो कौन से कोड को समझता है, वो हमारे एग्जीक्यूटेबल कोड को समझता है। तो अब क्या होगा, अब वर्क शुरू होगा लिंकर का, जो हमारा सेकेंड लर्निंग आउटकम है। अब यहाँ पे वर्क करेगा लिंकर। तो लिंकर जब इसमें वर्क करेगा तो लिंकर का काम क्या होगा, इन सारी ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके इसमें कन्वर्ट करना है इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे लिंकर वर्क करेगा और लिंकर इस कोड को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये बन जाएगी .exe। क्या बन जाएगी, .exe। तो लिंकर क्या कर देगा, इन ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये स्टोर हो जाएगी किसमें, हार्ड डिस्क ड्राइव में। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव में ये सेव हो जाएगी। अब बात आती है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो किस में आता है, रनिंग कंडीशन में आता है। और जब कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो कौन सी मेमोरी में होता है, दैट इज इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन वो मेन मेमोरी में आता कैसे है, तो मेन मेमोरी में लाने के लिए वर्क शुरू होता है लोडर का। अब आगे आती है बात किसकी, लोडर की। अब लोडर क्या करेगा, लोडर इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से लेके आएगा किसमें, रैम में।
ये लोडर का काम शुरू होगा और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हार्ड डिस्क से लेके आएगा किसमें, रैम में, फॉर एग्जीक्यूशन। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इस तरह से ये डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे वर्क करती हैं। आपने देखा इसमें कहीं पे भी इंटरप्रेटर का अभी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन इंटरप्रेटर काम जो करता है, जैसे आपके सब प्रॉब्लम 1 है जो हमने अलग अलग लिए, क्यों लिए, क्योंकि जो आप प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज कर रहे हो, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट ch है, क्लियर स्क्रीन है, जो आप आगे स्टडी करोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये जो प्रिंट एफ की डेफिनेशन है वो कहां से आ रही है, वो हेडर फाइल से आ रही है। कौन लेके आ रहा है उसको, इंटरप्रेटर लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, इंटरप्रेटर लेके आ रहा है। तो जब आप देखते हो आपने 5-6 लाइन का एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया और आप देखते हो 400 लाइंस आर कंपाइल्ड, हाउ, क्योंकि वो प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एन एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई आपके पास एक सोर्स फाइल है, सो यू आर हैविंग ए डॉट सी प्रोग्राम, आपके पास एक प्रोग्राम डॉट सी, एक प्रोग्राम है आपके पास, डॉट सी की फाइल है, और आप क्या करते हो, इसमें फिर वर्क करता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो अभी नहीं आएगा, आगे आएंगी चीजें, लेकिन कैसे वर्क करता है ये आता है यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें आप हेडर फाइल्स की बात करते हैं। तो ये चीज आ जाती है यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये जो प्री प्रोसेसर्स आते हैं, ये प्री प्रोसेसर क्या करते हैं, इस डॉट सी प्रोग्राम को एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम। किस में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम। ये इसको एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एक्सटेंडेड सी प्रोग्राम पे कंपाइलर वर्क करता है और फिर वो किस पे बना देता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो जी ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। फिर ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम है ये कंपाइलर को दिया जाता है और कंपाइलर यहाँ पे आएगा कंपाइलर, और कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल। इसमें कन्वर्ट कर देगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट ओबीजे। बस जब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई तो ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाने का काम किसका है, इट इज द वर्क ऑफ लिंकर। फिर यहाँ पे लिंकर आएगा और वो इस ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट कर देगा डॉट EXE में, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और ये किस में स्टोर हो जाएगी, इट विल बी स्टोर्ड इनटू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। फिर क्या होगा, जब इसको आप रनिंग कंडीशन में लाएंगे तो रनिंग कंडीशन में लाने के लिए आपका लोडर वर्क करेगा, विच विल वर्क, लोडर विल वर्क। इस केस में आप देखेंगे कि लोडर वर्क करेगा, तो लोडर वर्क करेगा और लोडर क्या करेगा, इसको हार्ड डिस्क से लेके आएगा रैम में फॉर द एग्जीक्यूशन, किया जाएगा रैम में। एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम वर्क करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और ऊपर जो मैंने बताया वैसे भी समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि डिफरेंट स्टेजेस पे कौन कैसे वर्क करता है। तो दिस इज द वे हाउ ट्रांसलेटर वर्क्स। तो आइए अब इन टर्म्स को अगर एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप उसको लिखेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, द फर्स्ट वन इज कंपाइलर। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट टर्म इज द कंपाइलर। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये सारे के सारे टर्म क्या, दीज ऑल आर द सिस्टम प्रोग्राम्स। क्या है, ये सब सिस्टम प्रोग्राम। तो देखिए कंपाइलर को आप कैसे कट स्टार्ट। तो आइए अब देखते हैं कंपाइलर को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंपाइलर इज ए सिस्टम प्रोग्राम, इट इज ए सिस्टम प्रोग्राम, और यू कैन कॉल इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स। तो आपने देखा इट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट कोड दैट मे बी एन असेंबली कोड। तो जब असेंबली कोड हो जाएगा तो असेंबलर की रिक्वायरमेंट होगा, जो उस असेंबलर को क्या करेगा, असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। यह भी हमने ऊपर देखा था। अब बात आती है यहाँ पे जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। क्या बात करते हैं, वी कॉल इट एज ए सोर्स प्रोग्राम और कोड, सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। ये कॉमन टर्म्स है जो हम आगे यूज करेंगे। तो कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में रिटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए सोर्स प्रोग्राम। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ए प्रोग्राम
written in high level language is known as source program. ये चीज क्लियर हो गई आपको? कंपाइलर के बारे में कैसे करता है? कंपाइलर सोर्स कोड को लेता है, उसे टोकन्स में कन्वर्ट करता है, टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके लिए सिंटैक्स ट्री बनाता है, उसका सिमेंटिक एनालिसिस करता है, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद कोड ऑप्टिमाइज करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद वो फिर से कोड जनरेट करता है। दैट कोड इज नोन एज असेंबली कोड। क्या बोलते हैं उसको? असेंबली कोड। तो इसके आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे? कंपाइलर कैसे परफॉर्म करता है? तो इट रीड्स द होल सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, read the whole source program line by line and convert it into the tokens. ठीक है, टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इसके स्टेप्स लिख सकते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द कंपाइलर। पहला स्टेप हो गया जी, ये उसको टोकन में डिवाइड करता है। सेकेंड स्टेप में क्या करता है? ये उसके लिए सिंटैक्स ट्री बनाता है। इट मेक्स ए सिंटैक्स ट्री और पार्स ट्री। जो भी टोकन ऊपर हमें मिले हैं उसके लिए सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री बनाता है। थर्ड फेज में ये क्या करता है? सिमेंटिक एनालिसिस, उसका मीनिंग फाइंड आउट करता है। क्या परफॉर्म करता है? सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद फोर्थ स्टेप में ये क्या परफॉर्म करता है? इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। क्या करता है? इट जनरेट इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद ये कोड को ऑप्टिमाइज करता है। क्या करता है? ये कोड ऑप्टिमाइज करता है। कोड को ऑप्टिमाइज करने के बाद जो इसकी लास्ट फेज है, दैट इज द सिक्स्थ फेज, फिर से ये कोड जनरेट करता है। क्या करता है? इट जनरेट द कोड। ठीक है, अब ये जो कोड जनरेट करता है, दैट कोड मे बी एन असेंबली कोड, मे बी एन असेंबली कोड। ये डिपेंड करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। ये चीज क्लियर होगी? तो ये 6 स्टेप्स कंपाइलर फॉलो करता है जब किसी भी सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू एन इंटरमीडिएट कोड और ए मशीन कोड। ये जनरेट हो गया। उसके बाद ये देखिएगा अगर कोई एरर आती है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? इट जनरेट्स या इट डिस्प्ले, अगर एरर इसके अंदर आते हैं, इट डिस्प्ले ऑल द एरर्स एट वंस, ऑल द एरर्स एट वंस। एक ही बार में सारे एरर्स को ये डिस्प्ले कर देता है। ये चीज क्लियर है? तो इस तरह से आपका कंपाइलर वर्क करता है। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज इंटरप्रेटर। तो देखिए, इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था कि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? एक तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करना होता है। ये भी लाइन बाय लाइन ही सोर्स कोड को रीड करता है। अगर इसको किसी लाइन में एरर मिलता है तो नेक्स्ट लाइन को ये तब तक रीड नहीं करता जब तक आप उस लाइन का एरर रिमूव नहीं कर देते। तो आइए एग्जामिनेशन में इसको कैसे लिखेंगे? इट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम। पहले आप यही बताएंगे, इट इज also a computer program और it reads the source program statements in sequence। क्या करता है ये? it reads the source program statements in a sequence, मतलब पहले एक लाइन रीड करेगा दूसरे लाइन को। अब ये सीक्वेंस में जब रीड करता है, अगर इसको किसी करंट लाइन में कोई एरर मिलता है तो नेक्स्ट लाइन तब तक ये रीड नहीं करता जब तक आप उस करंट लाइन के एरर को रिमूव नहीं कर देते। तो ये क्या करता है? एरर जो डिस्प्ले करता है ये लाइन बाय लाइन ही करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे एरर को ये डिस्प्ले करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, इफ द एरर इज फाउंड इन एनी स्टेटमेंट इट विल नॉट रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट अंटिल द एरर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिमूव्ड। जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। अगर किसी स्टेटमेंट में एरर है भी तो वो एरर टेबल में स्टोर होता रहेगा और लास्ट में जाके जितने भी एरर्स आएंगे कंपाइलर एक साथ क्या करेगा? उन सभी को डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज द असेंबलर। तो असेंबलर के बारे में भी क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम
इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन लैंग्वेज। So it is a computer program. It converts the assembly language program into the machine language. ताकि जगह आप एन भी यूज कर सकते हैं। It converts an assembly language program into the machine language. आप चाहे तो इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई सपोज करो ये आपके पास असेंबलर है, दिस इज द असेंबलर, और आपने यहाँ पे इसको इनपुट प्रोवाइड किया असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और इस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू द मशीन लैंग्वेज। इसमें कर दिया मशीन लैंग्वेज और एन इंटरमीडिएट कोड, दैट मे बी एन इंटरमीडिएट कोड कि असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता, मशीन लैंग्वेज। तो दिस इज अबाउट असेंबलर। आइए अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था यहाँ पे हमने उसको अचीव कर लिया, जिसमें हमने इसके तीनों टर्म्स को डिफाइन कर दिया। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, जिसमें हमें डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। तो देखिए इनके डेफिनेशन को डिस्कस कर लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसका डिफरेंस ही हो जाएगा। वैसे तो ऊपर जो मैंने डायग्राम बताया था उससे आपको क्लियर ही है कि लिंकर क्या काम करता है कि जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है उन सबको कंबाइन करता है और एक एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। लोडर क्या करता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, जब वो रनिंग कंडीशन में आती है तो उसको किस में लेके आता है, इट ब्रिंग्स इट इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, एंड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज रैम। तो आइए पहले नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज लिंकर। तो लिंकर इज आल्सो ए कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, द ऑब्जेक्ट फाइल रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट मर्जेस different source file या different programs, it merges the different programs या different object files received from different programs and convert them into executable file and convert them into executable file। ये आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा ही था, उसी डायग्राम को आप बना भी सकते हैं जब आपको ये डेफिनेशन पूछी जाए। इस चीज का आप ध्यान रखना, और आप इसका सेपरेट डायग्राम भी बना सकते हैं। ये सपोज करो जी हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिली, तो डॉट ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमें मिली, और ये इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर क्या करेगा, देयर इज ए लिंकर, और ये लिंकर इन सबको मर्ज करेगा और मर्ज करने के बाद इन सबको कन्वर्ट कर देगा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में। दिस इज .exe। .exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल, और एग्जीक्यूटेबल फाइल यूजुअली क्या होती है, आपकी बाइनरी फाइल्स ही होती है, और ये कहाँ पे स्टोर होगा, इनटू द हार्ड डिस्क ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब आती है बात किसकी, लिंकर की। लिंकर के बाद आती है नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लोडर। तो ये समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये किसी प्रोग्राम को लोड करेगा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम। तो देखिए व्हाट इज लोडर। तो लोडर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका पार्ट होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर ऑफ द कंप्यूटर। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम it is a computer program and part of the operating system इसका काम क्या होता है, it loads an executable file from hard disk to the RAM। it loads
an executable file from hard disk to the RAM, hard disk to the primary memory of the computer for execution. Hard disk to the RAM, random access memory. It loads an executable file from hard disk to the RAM for execution. देखिए इसका एक वर्क और होता है, ये तो इसका एक काम होता ही होता है, दूसरा ये मेमोरी स्पेस क्रिएट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। इस केस में आप लिखेंगे इट कैलकुलेट साइज ऑफ ए प्रोग्राम एंड क्रिएट स्पेस इन द मेमोरी। तो ये साइज भी कैलकुलेट करता है प्रोग्राम का और उसी के अकॉर्डिंग ये मेमोरी में स्पेस भी क्रिएट करता है। लोडिंग के साथ साथ इसका ये भी एक एडिशनल वर्क है जिसको बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं, बट आई होप कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए जब इस टाइप की कोई डेफिनेशन अगर पूछी जाती है, अगर आप उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हो तो जो इवेल्युएटर है उसको क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ इस स्टूडेंट को अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इवन अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जैसे आप ये स्टेप्स भी लिख रहे हो, तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना भी एक अच्छा वे माना जाता है और उससे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें भी, अभी आपने देखा था कि एग्जीक्यूटेबल फाइल जो बनी थी वो किस में चली गई थी, आपकी हार्ड डिस्क में। आपने देखा था जी .exe जो है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो हार्ड डिस्क में है, इसमें इट इज इनटू द हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे किसका काम होगा, नाउ लोडर विल स्टार्ट वर्किंग। यहाँ पे लोडर आएंगे और लोडर इसको लोड कर देंगे रैम में, इसमें लोड कर देंगे रैम में फॉर एग्जीक्यूशन। इट इज लोडेड इनटू द रैम फॉर एग्जीक्यूशन। चीज क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोडर हार्ड डिस्क से लेके आता है मेमोरी को, वो सॉरी प्रोग्राम को इनटू द रैम ऑफ द कंप्यूटर। ये EXE है, किसी प्रोग्राम की EXE होगी, मान लिया XYZ इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम और ये उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल सम का एक आपने प्रोग्राम बनाया और उसकी EXE क्रिएट हो चुकी है, लोडर क्या करेगा उस सम वाली फाइल को मेमोरी में लोड करेगा। जैसे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने का मतलब ही क्या हुआ, जब तक वो आपका कोई आइकन दिखाई दे रहा है तब तक वो हार्ड डिस्क में है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे तो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा और रनिंग कंडीशन में आएगा तो किस मेमोरी में जाएगा, दैट विल गो इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम। तो जब वो एग्जीक्यूशन में होता है, देखिए यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं प्रोग्राम, वी कैन कॉल इट एज ए प्रोग्राम। लेकिन जैसे ये एग्जीक्यूशन में आता है वी कैन कॉल इट एज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। लेकिन जैसे ही वो एग्जीक्यूशन में आता है तो इसी टर्म को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस। तो प्रोसेस एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। और यू कैन से एग्जीक्यूशन के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं ए प्रोग्राम इन रैम, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ए प्रोग्राम इन रैम। A program in RAM is also known as process। ये चीज क्लियर हो गया। तो आई होप कि अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। तो इन दिस वे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब आप इसको दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, हाउ इन लिंकर वर्क एंड हाउ लोडर वर्क। तो लिंकर में आप बताएंगे कि लिंकर का काम होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को मर्ज करना और मर्ज करके एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करना, और जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी तो कहां पे स्टोर होगी, हार्ड डिस्क में। लोडर का काम है उस हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम में लेके आना। और लोडर दोनों के दोनों क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, जबकि लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर का लोड करने के अलावा एक काम और होता है, ये इवेल्युएट करना कि ये प्रोग्राम मेमोरी में कितना साइज लेगा और उस स्पेस को, उस मेमोरी की साइज को क्रिएट करना जो अपडेट देगा। इट कैलकुलेट साइज ऑफ ए प्रोग्राम एंड क्रिएट स्पेस इन द मेमोरी। तो इन दिस वे आपके ये 5 डिफरेंट टर्म्स जो हमने डिस्कस किए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर एंड लोडर, तो ये पांचों टर्म इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके सिलेबस में ये चीज मेंशन होती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर की फॉर्म में यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से हमने ये सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव किया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे इस टॉपिक के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि इसको कंप्लीट करने के बाद ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हम अचीव करेंगे। आई होप यू हैव अचीव्ड दिस 2 लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द फॉलोइंग ट्रांसलेटर्स लाइक कंपाइलर,
आप बता सकते हैं कि भाई कंपाइलर एक हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और सारे एरर्स एक साथ डिस्प्ले कर देता है। इसके 6 डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में ये टोकन्स में डिवाइड करता है, दूसरे में सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री बनाता है, तीसरे में ये सेमांटिक एनालिसिस करता है, फोर्थ स्टेप में इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, फिफ्थ स्टेप में इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद उस कोड को वो ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइजेशन में जैसे आपने फालतू वेरिएबल ले लिया उनको एलिमिनेट करना, वो उस टाइप की चीजें ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है, क्योंकि जितने वेरिएबल कम होंगे उतना कम मेमोरी में स्पेस लेगा। और लास्ट में फिर क्या जनरेट करना, कोड जनरेट करना। और कोड वो क्या होता है, असेंबली कोड होता है। उसके लिए फिर असेंबलर की रिक्वायरमेंट होती है। असेंबलर कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेटर में आपने देखा ये लाइन बाय लाइन ही रीड करता है, लेकिन ये अगर इसको किसी लाइन में एरर मिल जाता है तो उस एरर को जब तक एलिमिनेट नहीं कर देते तब तक वो नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करता। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंटरप्रेटर। हाँ, लेकिन इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है विच वन इज फास्टर एंड वाई। तो आप क्या कहेंगे, कंपाइलर सारे एरर्स एक साथ डिस्प्ले करता है, तो इसको क्या होता है कि ये फास्टर तो होता है बट इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। इंटरप्रेटर के केस में क्योंकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है तो वो कम मेमोरी में काम चला लेगा, बट इट इज स्लोअर। वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि उतने ही स्पेस को एक एक करेगा, एक एक करके क्या हो जाता है, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आप कह सकते हो कंपाइलर इज फास्टर बट इट कंज्यूम्स मोर मेमोरी स्पेस, और इंटरप्रेटर इज स्लोअर बट इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी स्पेस। ये जो वर्डिंग में बोल रहा हूं अपने नोट कर लेना इसको। फिर हमने सेकंड लर्निंग आउटकम में देखा डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर। तो लिंकर को हमने स्टडी किया और आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। भाई लिंकर एक आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करता है इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, या वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल को मर्ज करता है फिर क्रिएट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। लोडर भी एक आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लोड करता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द रैम। इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम एंड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दूसरा ये भी इवेल्युएट करता है कि आपके प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी और उस स्पेस को क्रिएट भी करता है किसमें, मेमोरी में। दैट इज द वर्क ऑफ लोडर। तो इन दिस वे आपने ये दोनों डिफरेंट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव किए। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है किस टाइप की बनती है उसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी लुक एट द फीडबैक एक्सरसाइज एंड प्रोवाइड एनी फीडबैक और सजेशन दैट यू हैव।